और जहाँ तक रजादा जी के बारे में मैं ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहता। कई बार ओवरडोज हो जाते हैं और ओवरडोज हो जाते हैं तो ये था कि एक विधायक आजाद विधायक मंच से सरकार के मंत्री को भ्रष्टाचारी बोल रहा है और दूसरे भाषण को सरकार के मंत्री को बोल रहा है कि जूते मारो सब, और वही विधायक जो है वो मुख्यमंत्री के मंच पर सम्मानित किया जा रहा है। तो सर ये राजनीति का कौन सा दौर चल रहा है? देखिए मैंने आप क्या सोचते हैं इस ये जो मतलब बीजेपी जीत रही है वो तो ठीक है, लेकिन ये जो राजनीति है इसको क्या कहेंगे आप? कांगड़ा की इस विषय को मैं मुख्यमंत्री के सामने बड़ी गंभीरता से मैंने इस विषय को रखा था। मैंने कहा था कि इस तरह के जो विधायक हैं उनको विराम करनी चाहिए। कहीं ना कहीं हमारी कमी रही है, चाहे वो टिकट में रही, चाहे हमें ओवर कॉन्फिडेंस रहा कि हम लगातार जीतते आ रहे थे विधानसभा के चुनाव, लोकसभा के चुनाव, तो हमें लगता था कि हम आसानी से जीत जाएंगे, लेकिन धरातल की वास्तविकता कुछ और थी, हम हार गए। कहीं ना कहीं हमारी चूक रही है। टिकट आवंटन जो था उसमें इस चीज का विशेष ध्यान रखा गया कि जो धूमल गुट के लोग हैं, जैसे मंडी से अजय राणा टिकट मांग रहे थे तो उनको टिकट नहीं देना चाहे किसी को भी दे दो, उसी तरह कृपाल परमार को टिकट नहीं देना चाहे किसी को भी दो, तो कहीं ना कहीं टिकट आवंटन में कोई इफेक्ट था। मैंने कहा कि कोई ना कोई तो फैक्टर रहा जिसका पार्टी ने बड़ी गंभीरता से उस विषय को एनालाइज भी किया, समीक्षा बैठक भी की। अगली बार ये हमारी ये जो कमियां हैं अगली बार नहीं दिखेंगी, तो निश्चित रूप से। नमस्कार दोस्तों, एएनबी न्यूज़ पहाड़ी में आप सबका स्वागत है। हिमाचल प्रदेश में भी अब चुनावों का मौसम है और भाजपा की प्रदेश कार्य समिति की जो बैठक 2 दिन चली थी वो पिछले कल ही संपन्न हुई है। उसके बाद अब नया समीकरण क्या निकल कर आया भाजपा में? सबसे बड़ी बात है कि बदलाव को लेकर बार बार चर्चा भाजपा में होती है कि किस तरह का बदलाव भाजपा में होगा। तो अब कार्य समिति भी खत्म हो गई है और हमारे साथ भाजपा से पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर जी आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और उन पहले तो यही सवाल रहेगा कि सर 2 दिन की कार्य समिति हमीरपुर में संपन्न हुई है, तो क्या सर क्या मंथन हुआ इस पे? सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। ये जो हमारी प्रदेश स्तरीय कार्य समिति की बैठक थी, ये राष्ट्रीय कार्य समिति के बाद जो है वो प्रदेश की कार्य समिति की बैठक होती है। और जहाँ पिछली कार्य समिति के अंदर जो भी काम पार्टी के कार्यकर्ताओं को दिया जाता है उसके जिला स्तर के ऊपर, प्रदेश स्तर के ऊपर जो है उसकी समीक्षा की जाती है और फिर अगले 3 महीने के लिए हम जनता के बीच में जाएंगे और किस तरह से कौन कौन सी हम योजनाएं जो है वो लेकर के जाएंगे, कौन कौन से काम जो है वो इस अगले 3 महीनों के अंदर करेंगे, सिर्फ इसी के ऊपर जो है वो हमारी चर्चा रहती है और हमारे सीनियर लीडर्स का जो है उसमें मार्गदर्शन रहता है। प्रेम कुमार धूमल चुनाव हार गए, राजनीति में आपका उनके साथ बहुत गहरा नाता रहा, तो जिन हालातों में धूमल चुनाव हारे उसका कोई जांच नहीं हुई, उसको लेकर कुछ भी नहीं हुआ भाजपा के भीतर में। तो जो धूमल गुट इस बार हिमाचल प्रदेश में अभी राजनीति में है सक्रिय, उनमें आप एक बहुत बड़ा नाम है और आपको लेकर कोई विवाद भी पार्टी में नहीं है, लेकिन उसके बाद भी कहीं डर तो नहीं लगता है कि उस तरह की घटना कुटलैड़ का किले में भी तो नहीं हो जाएगी? क्योंकि वो घटना माना जाता है, जो चर्चाएं हैं वो भाजपा का ही एक पार्ट था, जैसा सुनने में आता है अक्सर। तो आप क्या कहते हैं इसको, कुटलैड़ का किला बचा लेंगे उस स्थिति में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में कोई गुट नहीं होता है, हम तो पार्टी के लिए समर्पित लोग हैं। जो पार्टी हाईकमांड जिसको नेता बनाती है सब उसी के साथ जो होते हैं। पहले प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जी पार्टी के नेता थे तो सारे लोग साथ उन्हीं के साथ हैं। अब जयराम ठाकुर जी को विधायक दल का नेता बनाया है, सारी पार्टी के लोग जो है वो जयराम ठाकुर जी के साथ हैं। और जहाँ तक कुटलैड़ क्षेत्र की बात है, कुटलैड़ क्षेत्र लगातार 6 बार भारतीय जनता पार्टी वहाँ से जीती है और हमने
राजनीतिक स्थिरता वहाँ पर है, इस करके वहाँ पर विकास हुआ है। और ईश्वर लोग चाहते हैं कि ये जो कुटलहड़ के अंदर जिस तरह की राजनीतिक स्थिरता है, वैसी राजनीतिक स्थिरता प्रदेश के अंदर भी बनी, ताकि भारतीय जनता पार्टी, हमने नारा दिया है कुटलहड़ में भाजपा, प्रदेश में भाजपा, ये दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहेगी। तो कुटलहड़ क्षेत्र के अंदर विकास की गति को एक नया आयाम मिला है। इसी तरीके से जो है वो हम कुटलहड़ को प्रदेश का मॉडल बनाने जा रहे हैं। लेकिन सर सवाल के ऊपर लगाया है, विवेक का आरोप है कि आप एक माफिया रैकेट चलाते हैं, और रजादे का आरोप था कि आपने कुछ भी नहीं किया, जीरो मंत्री हैं। तो सर क्या जवाब देना चाहेंगे आप इन दोनों ही लीडर्स को? मुझे इन पर बड़ी हैरानी होती है। बिक्कू को अभी नेता बनना है और बड़ी लंबी सोच के साथ जो है वो उनको बातचीत करनी चाहिए। अगर आज लगातार 30 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी कुटलहड़ के अंदर जीत रही है, उसकी जरा समीक्षा करनी चाहिए। जो रैकेट्स और माफिया राज चलता था, आज भी लोगों को याद है। और आज भी लोग जो है, जब उन इस परिवार का नाम सुनते हैं तो उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, उनके कान खड़े हो जाते हैं। मैं ज़्यादा इसमें जाना नहीं चाहता हूँ। और लेकिन सर सीधा आरोप लगाया कि आप माफिया रैकेट चलाते हैं। मैं ये कहने की बात अलग होती है, तो फिर लेकिन आप इन चीज़ों को जनता के सामने रखें तो रख सकते हैं। लोकतंत्र में बोलने का सबको अधिकार होता है, लेकिन एक मर्यादित, जिसको नेता बनना होता है, मर्यादित भाषा में ही जो है उसको प्रयोग करना चाहिए। और लगातार ये तो कुटलहड़ की जनता का अपमान है। या तो वो सिद्ध करे, और या फिर जो है कुटलहड़ की जनता को वो अपमानित कर रहे हैं। लगातार 30 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर स्थापित है। और जहाँ तक रजादा जी के बारे में मैं ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहता हूँ। कई बार ओवरडोज हो जाते हैं, और ओवरडोज हो जाते हैं तो कुछ भी बोल देते हैं। ओवरडोज मतलब सर आप उसको किसी तरह से भी ले लो, मतलब सत्ता की ओवरडोज है, विपक्ष की चलो। ओवरडोज है, किसी की ओवरडोज है। जब ओवरडोज हो जाते हैं तो इस तरह की बात नहीं करते हैं। वैसे वो अच्छे आदमी हैं। विवेक का आरोप है कि आप एक माफिया रैकेट चलाते हैं, और रजादे का आरोप था कि आपने कुछ भी नहीं किया, जीरो मंत्री हैं। तो सर क्या जवाब देना चाहेंगे आप इन दोनों ही लीडर्स को? मुझे इन पर बड़ी हैरानी होती है। बिक्कू को अभी नेता बनना है और बड़ी लंबी सोच के साथ जो है वो उनको बातचीत करनी चाहिए। अगर आज लगातार 30 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी कुटलहड़ के अंदर जीत रही है, उसकी जरा समीक्षा करनी चाहिए। जो रैकेट्स और माफिया राज चलता था, आज भी लोगों को याद है। और आज भी लोग जो है, जब उन इस परिवार का नाम सुनते हैं तो उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, उनके कान खड़े हो जाते हैं। मैं ज़्यादा इसमें जाना नहीं चाहता हूँ। और लेकिन सर सीधा आरोप लगाया कि आप माफिया रैकेट चलाते हैं। मैं ये कहने की बात अलग होती है, तो फिर लेकिन आप इन चीज़ों को जनता के सामने रखें तो रख सकते हैं। लोकतंत्र में बोलने का सबको अधिकार होता है, लेकिन एक मर्यादित, जिसको नेता बनना होता है, मर्यादित भाषा में ही जो है उसको प्रयोग करना चाहिए। और लगातार ये तो कुटलहड़ की जनता का अपमान है। या तो वो सिद्ध करे, और या फिर जो है कुटलहड़ की जनता को वो अपमानित कर रहे हैं। लगातार 30 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर स्थापित है। और जहाँ तक रजादा जी के बारे में मैं ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहता हूँ। कई बार ओवरडोज हो जाते हैं, और ओवरडोज हो जाते हैं तो कुछ भी बोल देते हैं। ओवरडोज मतलब सर आप उसको किसी तरह से भी ले लो, मतलब सत्ता की ओवरडोज है, विपक्ष की चलो। ओवरडोज है, किसी की ओवरडोज है। जब ओवरडोज हो जाते हैं तो इस तरह की बात नहीं करते हैं। वैसे वो अच्छे आदमी हैं। इस चीज की ले लेते हैं। मैंने बोल दिया कि जो जब ओवरडोज कोई हो जाता तो कुछ भी बोल देते हैं। नहीं, एक चुने हुए विधायक हैं और ओवरडोज हो जाते हैं, बड़ी बात है। जब बात करने लगते हैं तो उनको ये नहीं पता होता कि वो क्या बोल रहे हैं, जी इस करके ओवरडोज हो जाते हैं। जी, स्थिति बड़ी भयंकर थी भाजपा के लिए। और चाहे आप देखिए जनता, आप रविंद्र रवि देखिए को ले लो, चाहे आप कृपाल परमार की तो टिकट हाँ। चुनाव में भी कट गई।
तो एक गुट को बार बार खत्म करने का प्रयास यहाँ पर दिखाई देने लगा है, क्लियर कट। तो और आप जो है एक बड़े इंपॉर्टेंट चेहरा है, कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पद की रिप्लेसमेंट में भी आपका नाम है। तो ऐसी स्थिति में 2017 की घटना याद करके थोड़ा डर तो लगता होगा कि कहीं कुछ हो ना जाए। देखिए, जयराम ठाकुर जी प्रदेश के अंदर मजबूत नेता हैं, जहाँ तक रिप्लेसमेंट की कोई बात ऐसी नहीं है। लेकिन फिर भी हम पार्टी का जो कार्यकर्ता है, पार्टी का तंत्र है, वो मजबूत है और भारतीय जनता पार्टी ही जीतेगी निश्चित रूप से। का जवाब तो ठीक है, भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, लेकिन परिस्थितियों में आप देखो आपके जितने भी साथी हैं सर, सभी हाशिए पे चल रहे हैं सर। कांगड़ा भाजपा की हालात खराब हैं और कांग्रेस पे निगाहें हैं कि कांग्रेस ही भाजपा में आएंगे तो हम स्टैंड करेंगे। कांगड़ा से एक आजाद विधायक है, वो शरेआम मंच से गाली निकाल देता है कि मंत्री चोर हैं, जूते मारो सालों को। और वही लोग जो हैं वो फिर मुख्यमंत्री के मंच पे जाके सम्मानित भी हो जाते हैं। देखिए, चुनाव से पहले जब 5 प्रदेशों के चुनाव हुए तो कांग्रेस के लोग गला फाड़ फाड़ के विधानसभा के अंदर और बाहर एक बात कहते थे, और वो कहते थे कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी सत्ता में आ रही है, उत्तराखंड में कांग्रेस आ रही है, पंजाब में चनी जी फिर से मुख्यमंत्री बन रहे हैं। लेकिन जो चुनाव परिणाम निकले तो जहां वो ये कहते थे कि भाजपा जो बाई इलेक्शन हुए 4 खाने चित हो गई है, इनके 5 खाने चित हो गए। और इसी तरह से अब हिमाचल प्रदेश के ऊपर सारे देश की निगाह है, जहां भारतीय जनता पार्टी 7वीं बार गुजरात में रिपीट करने जा रही है, तो हिमाचल प्रदेश के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। लेकिन हिमाचल प्रदेश सवाल ये था कि एक विधायक, आजाद विधायक मंच से सरकार के मंत्रियों को भ्रष्टाचारी बोल रहा है और दूसरे भाषण में वो सरकार के मंत्रियों को बोल रहा है कि जूते मारो सालों को, और वही विधायक जो है वो मुख्यमंत्री के मंच पर सम्मानित भी हो जा रहा है। तो सर ये राजनीति का कौन सा दौर चल रहा है हिमाचल प्रदेश में? देखिए, आप क्या सोचते हैं ये जो मतलब बीजेपी जीत रही है वो तो ठीक है, लेकिन ये जो राजनीति है इसको क्या कहेंगे आप? कांगड़ा की इस विषय को मैं मुख्यमंत्री जी के सामने बड़ी गंभीरता से मैंने इस विषय को रखा था और मैंने कहा था कि इस तरह के जो विधायक हैं उनके ऊपर थोड़ा लगाम लगनी चाहिए। और ऐसे राजनीति में जाने अनजाने कई बार ऐसे लोग आ जाते हैं जिनके आगे कोई विजन नहीं होता है, उनको ये पता नहीं लगता जिंदगी में कि वो बिजनेस कर रहे हैं, ये राजनीति कर रहे हैं। वो राजनीति करने के लिए, बिजनेस करने के लिए राजनीति में आते हैं और उनको लगता है कि पैसे के दम पर वो फिर से जीत जाएंगे। लेकिन कुटलैहड़ मैं ये कह सकता हूँ कि प्रदेश की जनता भोली भाली जरूर है, लेकिन प्रदेश की जनता बड़ी सजग है। हिमाचल प्रदेश के लोग जो है वो पढ़े लिखे लोग हैं। हमारी साक्षरता दर पूरे देश के अंदर जो है वो दूसरे नंबर पर है और ये समय आने पर जो है उसका जवाब देते हैं। तो ऐसे जो लोग हैं उनको जनता सबक सिखाएगी कि चुने हुए प्रतिनिधि को कैसे बात करनी है, किस तरह तक जो है उसको जाना है। लेकिन नहीं है, आपने बनाई है, यहाँ पर भी भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं बड़े स्तर पर। देखिए, जो आरोप लगा रहा है वो सार्वजनिक रूप से राजेंद्र राणा ने, मैं उनको ये कहूंगा, जो जंगलबैरी में गौशाला, राजेंद्र राणा जी को कहूंगा, ये जो दरिया और ये प्लेटें बांटने से नहीं कुछ होता है। आप एक गौशाला जो बनी है उसको 1 साल के लिए चला करके बताएं। जो कोई एक गौशाला बनी है फिर आपको पता चल जाएगा कि कितना ज़्यादा जो है वो कितनी मेहनत जो करके जो है वो गौशाला चलानी पड़ती है। कहने की बातें होती हैं, कहने को तो आप स्टेटमेंट जो मर्जी दे दो, लेकिन मेरा ये कहना है कि जो काम हो रहा है उनके पास भी समय था, कांग्रेस की सरकार थी, उनकी तूती बोलती थी, वीरभद्र जी को कोर्ट के भी आदेश थे, तो कोई एक गौशाला तो बनाते, एक तो चलाते। अगर वो एक भी चलाएं, एक भी चला देते हैं तो मैं उनका आदर करूंगा। मैंने खुले मंच से विधानसभा के अंदर भी कहा कि सभी विधायक अपनी एक मास्टर प्लान तैयार करें अपने अपने विधानसभा क्षेत्र की,
कि हमें जहाँ विकास करवाना है वहाँ गौवंश की भी हमको चिंता करनी है। आप एक गौशाला तो बनाओ सारे विधायक। तो मैंने कहा है कि विधायक निधि इनके पास है, पैसे की मांगने की किसी से जरूरत नहीं है, वो बनाए। हम गौ सेवा योग से जो पैसा धन जो भी गौ ग्रास के रूप में दिए, लेकिन थोड़ी ये तो आरोप लगाने से पहले थोड़ा चिंता भी करें कि उनका कितना कंट्रीब्यूशन उसके लिए, कितनी मेहनत करनी पड़ती है। तो ये मेरा वो मैंने जाकर के नहीं बनाई है, पीडब्ल्यूडी से हमने बनाई है, पीडब्ल्यूडी ने वो बनाई है, किसी ठेकेदार ने बनाई है, तो पीडब्ल्यूडी ने उसको यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट दिया होगा जी, ठीक है नहीं। तो आरोप लगाना एक अलग बात होती है, लेकिन गौशाला चलाना जो है वो एक बात। लेकिन सर जब आप इतना कुछ कर देते हैं, करोड़ों रुपए की योजनाएं आ जाती हैं, तो जैसे गौओं को लोग सड़कों पे छोड़ देते हैं, कईयों के टैग लगे हैं, कईयों के टैग ही निकाल दिए हैं, तो आपको नहीं लगता कि आपको टैग को लेकर भी एक कानून उसी समय बना देना चाहिए था कि टैग वाली सड़क पे आएंगी तो जो मालिक है उसके ऊपर क्या कानूनी कार्रवाई होगी? जिसने गौ छोड़नी है वो छोड़ेगा, जिसने गाय की पूंछ काटनी है वो काटेगा ही काटेगा। ये दुनिया बड़ी बेदर्द है। अगर हम कानून सख्त करेंगे तो वो जहर खूंटे के ऊपर दे करके मार देगी। जिसने छोड़नी है छोड़ देगी तो बेचारी जान तो बच जाती है, धक्के खाती खाती गौशाला तो पहुंच जाती है, लेकिन वो खूंटे पर जहर दे के मार देगी। आपने तो ऐसी कई घटनाएं पटलांतर में भी देखी कि कोई बैल थे बांध के मार दिए। तो बड़े बेदर्द दुनिया है, इसमें आप पूछो मत पूछो। ये आपका अच्छा, मैं बिल्कुल ये बात कह रहा हूँ, मैंने बड़ा गंभीरता से हर पहलू के ऊपर जो है वो विचार किया। सर गौशाला का जो मसला है, इसमें थोड़ा टाइम पीछे अगर हम जाएं तो जो देरा के विधायक थे, जब गौएं सड़क पर घूम रही थी तो उन्होंने एक बयान दिया था कि पौंग डैम के पास उनकी एक जगह है और अगर सरकार के पास कहीं जगह नहीं है तो वहां पर मेरी जमीन पे जो है वो गौशाला बना दे। लेकिन अब सुना वहां पर होटल की तैयारी हो रही है। मैंने कहा कि राजनीति में बातें करके राजनीति में आना अलग विषय होता है। ये बात मेरे से भी उन्होंने की थी कि मैंने गौशाला के लिए जमीन देखी है और डैम के किनारे है, लेकिन अब पता चला जैसे आपसे जानकारी मिली है कि अब कोई 5 स्टार रेस्टोरेंट जो है वो वहाँ पर बनाने जा रहे हैं। ऐसे ही बहुत सारे विधायकों से मेरी हमेशा बातचीत होती रहती है कि आप आगे आइए। बहुत सारे कांग्रेस से भी संबंधित थे, उन्होंने भी मुझे कहा कि हम जमीन प्रोवाइड करेंगे, आप जो है वो गौ सेवा योग से जो है वो कुछ धन दे दें तो हम गौशाला चलाएं। तो मैंने कहा आप एक कदम आगे आए, मैं जितनी मदद हो सकेगी सरकार की तरफ से मैं करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन आरोप लगाना, मैंने कहा कि एक बात होती है, लेकिन करके दिखाना जो है वो दूसरी बात होती है। मतलब हाथी के दांत हैं, दिखाने के और खाने के और नहीं। बिल्कुल ठीक है, ये पॉलिटिशियंस में वैसे भी एक कल्चर है। नहीं, सभी में तो नहीं है, तो मैं ये कहूँगा, मैंने कहा कि वो राजनीति में बिजनेस देखते हैं या बिजनेस में राजनीति देखते हैं, ये वही लोग जो है वो ऐसा करते हैं। ये बिजनेसमैन पॉलिटिशियन भाजपा के हैं, और जो आज के दौर की पीढ़ी चल रही है सत्ता में, उसमें अग्रणी नेताओं में से एक नाम आपका है। तो जिस तरह से हिमाचल प्रदेश भाजपा के भीतर मौजूदा स्थिति है, जिस तरह से एक गुट को लगभग साइलेंट करके जो वो है काम किया जा रहा है हिमाचल में, तो क्या लगता है मिशन रिपीट की तरफ भाजपा बढ़ रही है? क्योंकि रिवाज बदलने की बात कि मैं तो छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, तो निरंतर पार्टी के साथ शुरू से चलता आया हूँ, और मुझे ऐसा नहीं लगता है कि मैंने पहले ही ये बात कह चुका हूँ कि पार्टी के अंदर कोई अलग से गुट है। जब भी संगठन में जब चर्चा होती है तो एक चुनावी टिकट वितरण समिति बनती है, जहाँ उसमें प्रदेश स्तर के ऊपर पहले उसकी चर्चा होती है, फिर जाकर के जो है वो नेशनल लेवल पर होती है। तो मुझे नहीं लगता है कि एक तो कोई गुट है और कोई गुट को देख करके जो है यहाँ पर टिकट दी है। नहीं तो सर, अगर गुट नहीं है तो ठाकुर रविंद्र रवि सक्रिय क्यों नहीं है? रमेश धवाला की ज्वाला क्यों उगलती है बार बार? किशन कपूर क्यों कुछ नहीं बोलते हैं सरकार के पक्ष में? इंदु गोस्वामी क्यों गायब है? उसको प्रदेश से बाहर रखा जा रहा है। अनुराग ठाकुर जो है
वो केंद्रीय मंत्री हैं, नहीं। लेकिन उपचुनाव में वो ज्यादा सक्रिय नहीं हुए थे जब भाजपा की बड़ी हार नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जितना नगर निगम के चुनाव हिमाचल प्रदेश में हुए तो मेरे को याद है अनुराग ठाकुर अंतिम दिन हिमाचल प्रदेश आए थे, मेरे ख्याल वो वो बुलाया गया उत्तर था। प्रदेश के चुनावों में नहीं व्यस्त नहीं, थे। उत्तर प्रदेश के चुनाव नहीं थे सर उस समय। तो सर ये सारी स्थितियां आप जरूर बार बार कह रहे हैं कि भाजपा एकजुट है, लेकिन ये जो सारी स्थितियां हैं ये कैसे ये चीज जनता माने कि भाजपा एकजुट है? क्योंकि ये तो सारे वो लोग हैं जो हाशिए पर चल रहे हैं। कृपाल परमार का टिकट कट गया, बलदेव ठाकुर जो आजाद खड़े हुए थे, जिन्होंने कृपाल, जिनकी वजह से पिछली बार भाजपा सीट आ रही थी, उस बंदे को भाजपा ने टिकट दे दिया। तो फिर आप ये कैसे कह सकते हैं कि एकजुट भाजपा है और कोई गुटबाजी नहीं है? सीधा सीधा दिख रहा है कि एक वो अलग बात है कि जब बॉल बाउंस बैक हो रही है, जिस तरह उपचुनाव में बहुत बड़ी घटना भाजपा के भीतर हुई, उस तरह के रिजल्ट निकल कर आ गए। अब शिमला नगर निगम का चुनाव है, उसको टालने की कोशिश की जा रही थी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अपना मैडम इंदू जी अभी राज्यसभा में पहुंची है ना। रविंद्र रवि जी आज पार्टी की कार्यसमिति की बैठक में थे। सारे सक्रिय हैं पार्टी में, जो जिसको जो भूमिका मिली है वो उस भूमिका में जो है वो काम कर रहा है। चलो अब तो सर टिकट का दौर है इसलिए सब घूम रहे हैं, लेकिन 4.5 साल तो कोई भी नहीं दिखा। मैंने कहा जो और जिसको जो भूमिका मिली उसके अनुसार। रमेश धवाला की स्टेटमेंट्स तो शायद आपको पता ही होगा कि वो क्या बार बार मीडिया में बोलते हैं। संगठन मंत्री पवन राणा तक को उन्होंने नहीं छोड़ा। चलो थोड़ा बहुत तो कहीं ना कहीं रिजेंटमेंट तो है ना जी? नहीं, वो थोड़ा वैचारिक मतभेद हो सकता है, लेकिन मनभेद तो किसी में नहीं है। सारे पार्टी के साथ ही है। जिसको कमल का फूल का चिन्ह मिलेगा वो सब एकजुटता के साथ और पूरी मार्ग क्षमता के साथ चुनाव में उतरेंगे भी और लड़ेंगे भी। अभी हम एनालाइज कर रहे थे 2017 का चुनाव भी हमने देखा, 19 का भी देखा है। अगर महिला मोर्चा की बात करें तो इंदु गोस्वामी के बड़े सारे प्रोग्राम हिमाचल प्रदेश में हुए थे उस चुनावी दौर में। इस बार भी लेकिन इस बार हमने देखा कि जब भी चुनाव आते हैं तो उनको प्रदेश से बाहर भेज दिया जाता है। नहीं, उपचुनाव में भी ऐसे ही हुआ। और जो इवन पालमपुर का नगर निगम चुनाव जो उनका अपना विधानसभा क्षेत्र है, वहां से भी बाहर। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं तो राजनीति पकड़ी है ना सर, क्योंकि महिलाओं को साथ रखने के लिए कांग्रेस के पास तो प्रतिभा सिंह है, भाजपा के पास क्या है सर? ये सारा विषय संगठन का है। आप सर और सीनियर संगठन आदमी में हैं संगठन और के जो और प्रदेश आपके हाथ अध्यक्ष है, से सारी पॉलिटिक्स। सुरेश कश्यप जी ही इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। नहीं, आप भी मुझे तो जो विभाग दिए हैं मेरे से, जो विभाग से संबंधित प्रश्नों का मैं उत्तर दे सकता। नहीं चलो, बड़े विवादित सवाल भी नहीं है, सिंपल से सवाल है कि कहाँ एकजुट है? नहीं, तो मैंने कहा ना कि मंडी का उपचुनाव भाजपा हारी, मुख्यमंत्री की हार हो गई थी, है ना जी। उसके बाद चलो 5 राज्यों में कांग्रेस हार गई तो कांग्रेस बैकफुट पे चली गई। लेकिन जो हिमाचल का सच है वो तो अभी तक यही है ना कि भाजपा को बड़ी हार का सामना करना पड़ा उपचुनाव में। उसमें ऐसा ना कि जब पार्टी की जीत जो है उसका श्रेय सबका होता है, तो हार का भी सबका श्रेय होता है। और मैंने सबसे पहले कहा था कि कहीं ना कहीं हम भी उस हार के लिए जो है वो हमारी बिल्कुल, आपने आपकी स्टेटमेंट सबसे पहले आई थी कि हम जिम्मेवारी लेते हैं हार की। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि मुख्यमंत्री जी ही उस हार के लिए जिम्मेदार नहीं है। कहीं ना कहीं हमारी कमी रही है, चाहे वो टिकट आवंटन में रही हो, चाहे हमें ओवर कॉन्फिडेंस रहा कि हम लगातार जीतते आ रहे थे, चाहे वो विधानसभा के चुनाव थे, चाहे वो लोकसभा के चुनाव थे, तो हमें लगता था कि हम आसानी से जीत जाएंगे। लेकिन धरातल की वास्तविकता कुछ और थी, हम हार गए। अब उस हार से सबक लेते हुए हम ये जो हमारा आने वाला जो आम चुनाव है, हमने उन कमियों को भी दूर करेंगे और हम जीत की और अग्रसर होंगे। लेकिन सर वो जो हार हुई थी कहीं ना कहीं टिकट आवंटन भी तो उस हार का कारण मैंने कहा ना कि कहीं ना कहीं हमारी चूक रही है। टिकट आवंटन जो था उसमें इस चीज का विशेष ध्यान रखा गया कि जो धूमल गुट के लोग हैं, जैसे मंडी से अजय राणा टिकट मांग रहे थे तो उनको टिकट नहीं देना है, चाहे किसी को भी दे दो। उसी तरह कृपाल परमार को टिकट नहीं देना, चाहे किसी को भी दो। तो कहीं ना कहीं टिकट आवंटन भी तो एक फैक्टर रहा उस हार का। मैंने कहा कि कोई ना कोई तो फैक्टर रहा है जिसका पार्टी ने बड़ी गंभीरता से उस विषय को एनालाइज भी किया, समीक्षा बैठक भी की। अगली बार ये हमारी ये जो कमियां हैं अगली बार नहीं दिखेंगी और निश्चित रूप से हम चुनाव जीतेंगे। लेकिन सर अभी तक हो रहा है
नहीं, ये विषय संगठन का, मैं पहले कह रहा हूँ जो विषय संगठन के हैं उनका जवाब संगठन देगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि हम ये जो तैयारी कर रहे हैं, ये मंथन चिंतन कर रहे हैं, इस चिंतन से जो है वो कुछ निकलेगा और हम अगली बार पूरी मार्ग क्षमता के साथ ये चुनाव लड़ेंगे और हम इस चुनाव को जीतेंगे, ये तय है। 3 सवालों में से एक सवाल है कि लंबा समय आपका विधानसभा में हो गया, ये जो विधानसभा के 5 साल थे इसमें कोरोना काल भी रहा और नया मुख्यमंत्री का चेहरा भी रहा, तो क्या परफॉर्मेंस को लेकर आप क्या मानते हैं कि वेल टू डू बीजेपी ने परफॉर्म किया है कि नया चेहरा होने के कारण थोड़ा बहुत कहीं कमी रह गई है? देखिए, एक ईमानदार नेता होने के नाते आपको क्या लगता है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जहाँ तक हमारी प्रदेश की सरकार की बात ही है, हमने इन 4.5 वर्षों के अंदर हमारी सरकार ने योजनाएं बनाई नहीं है, उनको धरातल पर भी उतारा और उनको सैचुरेशन तक भी हम लेकर के गए। ये सबसे बड़ी बात होती है। हम कांग्रेस के लोगों से जानना चाह रहे हैं कि 5 साल पहले कांग्रेस की सरकार प्रदेश के अंदर थी, कोई एक योजना का नाम बताएं तो कांग्रेस ने प्रदेश के अंदर शुरू की हो और उसका इम्पैक्ट जो है वो लोगों के बीच में दिखा। हमने अगर योजना बनाई, हमने देश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी ने उज्ज्वला योजना शुरू की, हमने हिमाचल गृहिणी योजना शुरू हिमाचल प्रदेश के अंदर उसको एक्सटेंड करते हुए, और आप हैरान हो गए कि प्रदेश के अंदर 3,25,000 महिलाओं को हमने गैस के कनेक्शन दी, सैचुरेशन तक जो है हम इस योजना को लेकर। वहाँ पर आयुष्मान शुरू हुई, हमने हिमाचल प्रदेश के अंदर हिमकेयर शुरू की और 5,44,000 परिवारों को जो है 2.5 करोड़ से ज़्यादा का लाभ जो है वो हमने इस योजना के माध्यम से जो है। और आज चाहे वो स्वच्छता में है, हमने ODF किया 2013-14 में, लेकिन उसी कंटिन्यूटी में जो है वो हमने प्रदेश के अंदर आज भी रखा और आज भी हमने कहा कि कोई घर ऐसा नहीं रहना चाहिए जहाँ पर शौचालय ना हो। और आज हमने ग्रामीण विकास विभाग के माध्यम से हमने जहाँ 200-250 करोड़ खर्च करते थे, अब हम 2-2,500 करोड़ तक पहुँचे। ये सारे काम हमने अपने 4.5 वर्षों के अंदर किए। 2 साल कोरोना का भी समय रहा और कोरोना के समय में जो जनता को भूखे नहीं सोने दिया, हर व्यक्ति की चिंता पार्टी ने भी की, सरकार ने भी की, मिलकर के। मोदी जी ने 28 महीने तक फ्री का राशन जो है वो 5 किलो के हिसाब से और एक दाल उस परिवार में जो है वो दी गई। और इसी तरह से अलग अलग स्वलंबन योजना हमने शुरू की प्रदेश के अंदर। इनकी अनेकों योजनाएं, जनमंच हमने शुरू किया। जो योजनाएं शुरू की उसको सैचुरेशन तक। और जहाँ तक कुटलैहड़ का विषय, मैंने कुटलैहड़ में तो बड़े स्पष्ट शब्दों में मैंने कहा था कि 4 बार मुझे मौका मिला। 2 बार कांग्रेस की सरकार थी और 2 बार दूसरी बार सरकार में मुझे मौका मिला है। और मैंने कहा कि ये मेरे लिए भी गोल्डन पीरियड है और कुटलैहड़ के लिए भी गोल्डन पीरियड है। आज हमने 230 करोड़ से ज़्यादा सड़कों के ऊपर खर्च कर रहे हैं, 150 करोड़ से ऊपर पीने के पानी के ऊपर खर्च कर रहे हैं। हमने नई शुरुआत की है कि जो गोविंद सागर हमारे लिए एक अभिशाप होता था, आज वो हमारे लिए वरदान टूरिज्म में जो है वो बनने जा रहा है। टूरिज्म पोटेंशियल जो है वो हम वहाँ पर दिख रहे हैं, पैराग्लाइडिंग और वाटर स्पोर्ट्स में। आज वहाँ पर कुटलैहड़ क्षेत्र के अंदर अब हमने हर घर तक नल का लगवाया है। नल जो है वो हर घर तक पहुँचा है, जहाँ पानी टैंकरों से पिलाते थे। और आज 90%। लेकिन सर नल तो लगे लेकिन टैंक नहीं बने, लोगों को पानी की सुविधा नहीं आकर के आए। मुझे एक नहीं कुटलैहड़ में हो सकता है, लेकिन मैं प्रदेश की बात मैं अपनी कुटलैहड़ में विषय कुटलैहड़ का रख रहा हूँ। कोई घर ऐसा नहीं है। मोदी जी का टारगेट 2024 का है, हमने 31 मार्च 2021 में हर घर तक जो है वो नल का पहुँचाया है। और अब हम हर खेत तक पानी पहुँचाने के लिए आपने एक हमारा पायलट प्रोजेक्ट देखा है। जब आप ऊना जाते हैं तो सुनूर के पास एक बड़ा डैम लगा, बाकड़ा नुमा जैसा डैम लगा है।
हम उसको पानी को वहाँ पर खेतों में पहुँचा रहे हैं। साथ में शिवा प्रोजेक्ट के तहत हम वहाँ पर बगीचे भी फ्री में लगा करके लोगों को दे रहे हैं। आने वाले समय में कुटलैहड़ कृषि और बागवानी में भी एक अग्रणीय विधानसभा क्षेत्र जो है वो बनेगा। ये मैंने अपने इस विधानसभा क्षेत्र के अंदर जो है वो बहुत सारे विकास के काम जो है वो अपने क्षेत्रों के अंदर किए हैं। पर सर जयराम ठाकुर ने जो ये समय निकाला है अपना, एक तो बहुत बड़ा समय तो बदलने और नहीं बदलने में बीत गया उनका, और दबाव भी बड़ा रहा, हाईकमान का भी बड़ा दबाव रहा, प्रदेश में भी बड़ी घटनाएं होती रही, तो उनको वो माहौल भी नहीं मिला मेरे को लग रहा कि जिस तरह से फ्री होकर आदमी अपना काम कर सकता है। लेकिन उसके बाद भी कितना कर कामयाब मुख्यमंत्री आप इनको मानते हैं? आपको क्या लगता है कि भाजपा इनको आगे लेकर जाएगी? मुझे जो लगता है कि पूरा समय मिला, पूरा फ्री हैंड था और बिल्कुल एक सफलतम मुख्यमंत्रियों में से जयराम ठाकुर जी रहे हैं और आगे भी इनके नेतृत्व में चुनाव लड़ने जा रहे हैं। लेकिन सर ना शांता कुमार जी पानी वाले मुख्यमंत्री रहे, धूमल जी सड़क वाले रहे, लेकिन इनके साथ कोई नाम जुड़ नहीं पाया। क्या मैंने कहा ये सफलतम मुख्यमंत्री रहे हैं, मतलब सफल मुख्यमंत्री, सफल समाज के हर क्षेत्र में जो है गाँव गरीब किसान के लिए योजनाएं बनाई हैं, उनको धरातल पर उतारा है। सर एक चीज और, जब भी कैबिनेट निकलती है तो कैबिनेट में अगर 100 एजेंडा रहता है तो 80 एजेंडे जो हैं वो सराज, धर्मपुर और आजकल थोड़ा देख रहे हैं कि कुल्लू की तरफ शिफ्ट हो गए हैं। और दूसरी सवाल ये भी है आपके साथ साथ ही कि मुख्यमंत्री जब जयराम ठाकुर बने थे, आपने कैबिनेट ली थी, तो ये कहा जाता था बार बार कि जी हम वही घोषणाएं करेंगे जो ग्राउंड में हम कर सकते हैं। लेकिन अब चुनावी दौर आ गया और जैसे हर पार्टी करती है चुनाव के अंतिम समय में, उसी तरह से धड़ा नहीं, ऐसा नहीं है। जहाँ जहाँ जो भी घोषणाएं हुई हैं उनको धरातल पर उतारा गया है और जो वहाँ की आवश्यकता थी उसी के अनुसार जो काम। मतलब ऐसा कुछ नहीं है, मुख्यमंत्री जो बोल रहे हैं वो इम्प्लीमेंट हो रहा है सारा। जैसे कहीं स्कूल अपग्रेड हुआ तो वो तुरंत हो जा रहा है, PSC बन रही है तो वो तुरंत हो जा रही है, CSC भी एकदम बन जा रही है, क्योंकि वो अभी बोल रहे हैं ना सर, और अब तो चुनाव है। ये तो मेरे जहाँ जो बोल करके गए कुटलैहड़ सर, अपने विधानसभा की बात करूँगी या मेरे विभागों की जो घोषणाएं हुई, चाहे वो ब्लॉक थे, विकासखंड की जो उन्होंने घोषणा की है तो हमने उनको धरातल पर उतारा है। 412 नई पंचायतें बनाई हैं तो हमने उनको धरातल पर उतारा है। और उन पंचायत जहाँ जहाँ जमीन अवेलेबल हो रही है वहाँ पर हम 25-25 लाख रुपए जो है वो पंचायत घर बनाने के लिए दे दें। सर ऐसा नहीं। अंतिम सवाल है, आप खुद के लिए मुख्यमंत्री की दौड़ में कहाँ देखते हैं खुद को? मैंने कहा कि मैं एक साधारण कार्यकर्ता हूँ, तब भी सर एक मैंने लंबा जीवन अपना जीवन जो है वो एक ऊपर धार से शुरू किया। बड़ी मेहनत से हम जिला परिषद पहुँचे और फिर लोगों पार्टी ने मुझे 2003 में प्रत्याशी बनाया और कुटलैहड़ के लोगों ने मुझे लगातार 4थी बार जो है वो जिताया। और मैं ये समझता हूँ कि मैं वर्तमान में जीने वाला व्यक्ति हूँ, मैं भविष्य में ज़्यादा नहीं सोचता हूँ कि जो मुझे समय मिला है मैं उसका पूरा सदुपयोग करूँगा। आज मुझे जो समय मिला मैंने प्रदेश के लिए और अपने विधानसभा क्षेत्र के लिए मैंने उसका पूरा सदुपयोग किया है और फिर से मौका मिलेगा तो फिर से करूँगा। मतलब मुख्यमंत्री की दौड़ में नहीं, मैं किसी दौड़ में नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। जो जिम्मेदारी मुझे दी गई मैं उसका निर्वाह। क्योंकि बार बार एक चीज़ का आकलन होता है कि अगर कभी भी कोई रिप्लेसमेंट भविष्य में आती है, क्योंकि अभी तक तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी ने स्पष्ट कर दी स्थिति कि नेतृत्व यही रहेगा, चुनाव यही रहेगा। लेकिन एक आम धारणा है, मतलब हम नहीं कह रहे, एक आम धारणा है लोगों की कि बदलाव होगा तो वीरेंद्र कंवर के रूप में होगा। कि हमारे पास बहुत सारे नेता हैं प्रदेश के, प्रकाश नड्डा जी हैं, अनुराग ठाकुर जी हैं, जयराम जी हैं और भी कई और नेता हैं। वीरेंद्र कंवर तो बिल्कुल छोटा सा है। मैंने कहा कि मैं वर्तमान में ही रहता हूँ, मैं भविष्य नहीं देखता हूँ। भविष्य जो पार्टी जो जिम्मेदारी मुझे देती है मैं वही काम। जिन्होंने कहा कि हम वर्तमान में काम करते हैं, भविष्य की तरह हम बिल्कुल नहीं देखते हैं और किसी भी दौड़ में मैं नहीं हूँ। सबसे बड़ी इनकी प्राथमिकता कुटलैहड़ को जीतना है और कुटलैहड़ का विकास है। तो बने रहें NV न्यूज़ पर अगले कार्यक्रम में। नमस्कार।